Good afternoon, students. I am Dr. Nilima Goswami, Professor SIRTS Pharmacy, Bhopal. Let's start revision of biopharmaceutics and biopharmacokinetics. First chapter is biopharmaceutics. So what is biopharmaceutics? Biopharmaceutics is defined as the study of the factors influencing the rate and amount of drug that reaches the systemic circulation and the use of this information to optimize the therapeutic efficacy of the drug products. So the process of movement of drug from its site of absorption to the systemic circulation is called absorption. और absorption के बाद हमारा ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, देन मेटाबोलाइज एंड देन एक्सक्रीशन. तो जितना हमारा ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, उसको हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी. So the concentration of drug in plasma and hence the onset of action and the intensity and duration of response depend upon the bioavailability of drug from its dosage form. तो इसको हम क्या बोलते हैं? Bioavailability. So bioavailability is defined as the rate and extent of drug absorption. So that absorption and bioavailability is interrelated. तो जितना एब्जॉर्प्शन होगा उतना अच्छा हमें बायोअवेलेबिलिटी उसकी मिलेगी. तो एनी अल्टरेशन इन द ड्रग्स बायोअवेलेबिलिटी is reflected in the pharmacologic effects. Then other processes that play a role in the therapeutic activity of the drug are distribution and elimination. So together they are known as drug disposition. So the amount of drug between one compartment and other compartment मतलब कौन से, जैसे कि blood और extravascular tissue is referred as the drug distribution. Okay, तो ये हमने बोला कि ये है हमारा biopharmaceutics में. And sometimes the duration of drug action depend upon the distribution behavior of the drug. So the magnitude and the duration of action depend largely upon the effective concentration and the time period for which concentration is maintained at the site of action, which in turn depend upon the elimination process. So elimination is defined as the process that tends to remove the drug from the body and terminates its action. तो elimination occur by two process. Number one is biotransformation, जिसको metabolism भी बोलते हैं, which usually interacts the drug, and excretion, which is responsible for the exit of drug or metabolites from the body. तो दैट मीन्स कि बायोफार्मास्यूटिक्स में हम ये तीनों पैरामीटर्स, चारों पैरामीटर्स की स्टडी करेंगे, दैट इज ADME. तो वो है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन. और अगेन बायोफार्मास्यूटिक्स में हम जो स्टडी करते हैं वो है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक. तो फार्माकोकाइनेटिक्स मींस व्हाट the body does to the drug. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन. और व्हाट इज फार्माकोडायनामिक? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी. कि अब जो थेरेपेटिक रिस्पॉन्स कैसा आया, तो ड्रग कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन और इन द प्लाज्मा इज रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट. तो ये है हमारा फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक पैरामीटर कि अगर हम ओरली हमने ड्रग एडमिनिस्टर किया है तो दैट ड्रग गोज फॉर एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन के बाद वो कहाँ जाएगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन में. तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारा ड्रग पहुंच गया है. उसके बाद ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिफरेंट टिश्यूज के पास चला जाता है. फिर दोबारा से वो अगर वापस आता है हमारा ब्लड इसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन में, जिसको हम बोलते थे कंपार्टमेंट मॉडल में सेंट्रल कंपार्टमेंट में, और वहां से ड्रग फिर जाता है एलिमिनेशन के लिए, तो जहाँ पे ड्रग मेटाबोलाइज होता है और एक्सक्रीट हो जाता है. और सिस्टमिक सर्कुलेशन से हमारा ड्रग जो है वो ऑन साइट ऑफ एक्शन पर भी
जाता है, ऑनसेट एक्शन पे जाता है। उसके बाद जब वो अपना इफेक्ट शो करता है, जिसको बोलते हैं फार्माकोलॉजिक इफेक्ट, दैट कम्स अंडर द फार्माकोडायनामिक पैरामीटर्स, और ये शो करता है क्लिनिकल रिस्पॉन्स। तो ये क्लिनिकल रिस्पॉन्स जो है वो अगर ओवरडोज हो जाए या थोड़ा हम ड्रग अब्यूज हो जाए या थोड़ा, तो वो टॉक्सिसिटी की फॉर्म में हम उसको लेते हैं। और सेकंड रिस्पॉन्स हम देखते हैं उसकी एफिकेसी। तो एफिकेसी एंड टॉक्सिसिटी, हम ये दोनों रिस्पॉन्स चेक करते हैं। तो अब हम आते हैं फर्स्ट एब्जॉर्प्शन पर। तो एब्जॉर्प्शन है ये हमारे यहाँ कि अगर ओरल हमने ड्रग लिया है तो दैट गोज फर्स्ट इनटू द स्टमक। स्टमक का जो पीएच है वो होता है 1.1 to 2, और अगर हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं एज पर ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स तो 1.2 हम लेते हैं पीएच। ड्रग जो है वो यहाँ पे बहुत कम एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि एक तो यहाँ पे सरफेस एरिया बहुत कम है, दूसरा जो यहाँ पे जो अगर हमारा ड्रग जो है वो गैस्ट्रिक मीडिया में गैस्ट्रिक सिक्रीशन से अगर ड्रग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, या फिर जो हमारी म्यूकस लेयर है वो उस पर्टिकुलर मीडिया में अपने ड्रग का रिलीज नहीं कर पाता है, तो अलग अलग हमारे यहाँ पे। और तीसरा हमारा पैरामीटर है यहाँ पे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। स्टमक जो है वो 2 आवर्स, अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स में एम्प्टी हो जाता है। तो यहाँ पे उसको एब्जॉर्ब होने के लिए ड्रग को जो हमारा फॉर्मुलेशन है उस ड्रग को यहाँ पे टाइम ही नहीं मिलता है। तो अगर हमें कोई ड्रग को स्टमक में रिलीज करवाना है तो हमें उसको स्टमक में रिटेन करके रखना पड़ता है। इसके बाद हमारा ड्रग पहुंचता है इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में यानी कि इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में, जहाँ पे पीएच है हमारा 3 to 6, और यहाँ पे हम नॉर्मली जब हमारा ड्रग जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है तो ये डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना के थ्रू वो ड्रग जो है डिफ्यूज होता है। और वो या तो पैसिव डिफ्यूजन, नॉर्मली पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही ड्रग जो है वो डिफ्यूज करता है। और इंटेस्टाइनल जो हमारा ल्यूमेन है उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया जो है वो उसका 200 माइक्रोमीटर स्क्वायर तक होता है। और अगर हमारे ड्रग का जो पार्टिकल साइज है वो अगर 200 डाल्टन से छोटे हैं तो वो नॉर्मली पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है वो ड्रग उसमें से डिफ्यूज हो जाते हैं। और कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। तो ये अलग अलग डिफ्यूजन है, फैसिलिटी डिफ्यूजन भी है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि कितने टाइप डिफ्यूजन कितने टाइप से होता है। तो मेन ये है कि अभी हमारा ड्रग जो है वो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। उसके बाद वो लिवर में चला जाता है बिकॉज ऑफ फॉर मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद वो जाता है फर्स्ट पास हेपेटिक एलिमिनेशन के लिए, देन गोज अंडर द सिस्टमिक सर्कुलेशन, टारगेट टिश्यू पे पहुंचता है, वहां पे अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो करता है, और कुछ ड्रग जो है वो किडनी में चला जाता है एक्सक्रीशन के लिए। तो ये है हमारा एब्जॉर्प्शन का। देन डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट जो हम बोल रहे थे कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो कंपार्टमेंट में कुछ ड्रग जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड हो जाता है। तो जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड हो जाता है दैट ड्रग इज बाउंड ड्रग, और वो ड्रग अपना थेरेपेटिक एक्शन शो नहीं करता है। और जो फ्री ड्रग होता है वो अपना एक्शन शो करता है। तो जो फ्री ड्रग है दैट शुड बी अवेलेबल फॉर थेरेपेटिक इफेक्ट्स। देन नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। इसके बाद जब हमारा ड्रग जो है वो अब सिस्टमिक सर्कुलेशन से आ गया है तो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड ड्रग जैसे जैसे हमें फ्री ड्रग मिलता जाता है वो फ्री ड्रग जो है वो किडनी में जाके किडनी में जाता है, और वहां पे वो फिल्टर होता है जो उसमें और डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू अलग अलग किडनी में ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, अलग डिस्टल ट्यूब्यूल, वहां से वो पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। और जो बचा हुआ जो हमारा ड्रग है, जो बचा हुआ अमाउंट है वो एक्सक्रीशन के लिए चला जाता है। और उसमें जो और न्यूट्रिएंट्स हैं या और सप्लीमेंट्स हैं वो सब जो है दोबारा से सिस्टमिक सर्कुलेशन में वापस चले जाते हैं। तो other route of drug excretions are biliary and fecal excretion. तो unabsorbed oral drugs या फिर drug metabolites excreted into the bile or intestine. तो ये जो ड्रग हैं वो डिफरेंट रूट से जो हैं वो एक्सक्रीट होते हैं। और इसके अलावा और जो रूट्स हैं एक्सक्रीशन के वो हैं स्वेट, सलाइवा, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क।
देन ड्रग मेटाबॉलिज्म जो है उसका जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इज लायोफिलिक नेचर ऑफ ड्रग दैट प्रमोट्स एब्जॉर्प्शन। लाइपोफिलिक का मतलब क्या हुआ कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग, तो मोस्टली लिपिड सॉल्युबल ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, अच्छा होता है, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड एक्सेस टू द साइट ऑफ एक्शन हिंडर्स देयर एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी। देन मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग into more hydrophilic metabolite is essential for the elimination, क्योंकि अब जो ड्रग है वो हमने बोला कि लाइपोफिलिक नेचर का ड्रग जो है वो इजीली एब्जॉर्ब होता है, बट बॉडी में से एलिमिनेट होने के लिए दैट शुड बी हाइड्रोफिलिक। तो ये मेटाबोलाइट जो होते हैं, जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, तो वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं वाटर सॉल्युबल कंटेंट में, जिससे वो इजीली किडनी में से प्रोसेस होकर के एलिमिनेट हो सके। द रिएक्शन इन्वॉल्व इन ड्रग मेटाबॉलिज्म is also called biotransformation, and biotransformation has two types of reactions: phase 1 reaction and phase 2 reaction. Phase 1 reaction as functionalized reaction and phase 2 reaction are conjugation reaction. So phase 1 reaction introduce or expose a functional chemical group on the parent compound, usually with loss of pharmacological activity. And phase 1 reaction are sometimes involved in the conversion of prodrug to the active compound, for example enalapril. And phase 2 reaction lead to the covalent linkage between a functional group on the parent compound or phase 1 metabolite and endogenous polar compound, for example glucouronic acid and sulfate glutathione, etc. Most but not at all biotransformation occurs in the liver. देन नेक्स्ट आता है हमारा, जो हमने बोला था ना कि लास्ट में हमारा क्लिनिकल रिस्पॉन्स आता है, तो उस क्लिनिकल रिस्पॉन्स में हमने बात की थी टॉक्सिसिटी की और एफिकेसी की। तो ये है ड्रग डोजिंग। ड्रग डोजिंग का मतलब क्या है कि हमने उसको कितना डोज दिया है कि वो हमारे थेरेपेटिक विंडो में एक यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में रिटेन करके रहे, यानी कि थेरेपेटिक विंडो में वो रहे, जिसकी वजह से वो इजीली अपना रिस्पॉन्स शो करे और टॉक्सिसिटी शो ना करे। ठीक है, तो ड्रग डोजिंग में भी ये कि और आपको उस पर्टिकुलर विंडो में उस ड्रग को रिटेन करने के लिए हमें उस ड्रग को बार बार देना पड़ता है, तो वो भी, और कितने अमाउंट में देना है, कितनी बार में देना है। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन प्लाज्मा, सेकेंड वन इज रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, कि वो कितनी देर में बॉडी में से एलिमिनेट हो रहा है, देन रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो ये है हमारा ग्राफ। यहाँ पे हमने जो एक्स एक्सिस पे लिया है वो है टाइम, और वाई एक्सिस पे लिया है हमने कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। तो आपको जो नीचे फर्स्ट डॉटेड लाइन दिख रही है वो हमारी है मिनिमम थेरेपेटिक लेवल, और ऊपर जो आपको सेकंड लाइन दिख रही है डॉटेड, दैट इज टॉक्सिक लेवल। और इनके बीच में जो अब ग्राफ हमारा आ रहा है, इनके बीच का जो पैसेज है उस पैसेज को बोलते हैं हम थेरेपेटिक विंडो। तो हमारा जो जब ग्राफ स्टार्ट होता है और वो नीचे जो डॉटेड लाइन है फर्स्ट मिनिमम थेरेपेटिक लेवल को जब क्रॉस करता है, दैट मीन्स कि वो अपना उसने थेरेपेटिक एक्शन शो कर दिया है। और जब वो ग्राफ उसमें रिटेन कर रहा है और उसके बाद जब वापस वो उसको लेवल को लेकर के नीचे आने लगता है, दैट मीन्स उसकी एफिकेसी अब कम होनी शुरू हो गई है। तो जहाँ पे उसकी एफिकेसी कम होनी शुरू हो जाती है तो हम उसको नेक्स्ट डोज देते हैं, तो वो अपना नेक्स्ट एक्शन के लिए रेडी है अब हमारा डोज। और ये ग्राफ अगर टॉक्सिक लेवल को क्रॉस करता है तो दैट मीन्स दैट प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी। तो व्हाट इज थेरेपेटिक विंडो और क्या जरूरत है थेरेपेटिक विंडो की? दैट थेरेपेटिक विंडो इज अ यूजुअल रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ओवर व्हिच अ ड्रग इज therapeutically beneficial. Therapeutic window may vary from patient to patient. Drug with narrow therapeutic window requires smaller or more frequent doses or different method of administration. Then drugs with slow elimination rate may rapidly accumulate to the toxic level, can choose to give one large initial dose following only with the small doses. Okay, दैट मीन्स कि अगर कोई ड्रग का थेरेपेटिक विंडो जो है वो बहुत कम है तो हमें उस डोज को बार बार देना पड़ता है, जिससे हम उस थेरेपेटिक विंडो में उसको मेंटेन करके रखें। लेकिन अगर किसी का थेरेपेटिक जो ड्रग जो है वो बहुत स्लो एलिमिनेट होता है बॉडी में, अगर हम उसको बार बार देंगे तो वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और हो सकता है कि वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सके। तो हम क्या करते हैं, उसको स्टार्टिंग में इनिशियल डोज थोड़ा सा ज्यादा देते हैं, जिससे वो थेरेपेटिक विंडो में अपना एक कांस्टेंट स्टेडी स्टेट मेंटेन कर लेता है, और बाद में हम छोटी छोटी डोज दे करके, कम कम डोज दे करके उसको उस विंडो में मेंटेन करने में हेल्प करते हैं।
Then what is therapeutic index? Therapeutic index is the toxic dose divided by the effective dose. तो टॉक्सिक डोज डिवाइड बाय द इफेक्टिव डोज का मतलब ये हुआ कि अगर हमने कोई डोज दिया है, जैसे यहाँ पे इस ग्राफ में हमें दिख रहा है कि हमने यहाँ पे डोज नीचे है ये कंसंट्रेशन और यहाँ पे है परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्डिंग। तो अगर फर्स्ट सपोज ये हमने ड्रग दिया है उस पर्टिकुलर डोज दिया है तो दैट क्रिएट हिप्नोसिस, और अगर वो डोज को हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं तो इट कॉज डेथ, तो वो हो जाती है लीथल। जैसे ये नीचे आपको दिख रहा है ईडी इज द इफेक्टिव डोज और उसके बाद है लीथल डोज। तो लीथल डोज है हमारी यहाँ पे LD50 तो और ED50। तो यहाँ पे जो हमारा थेरेपेटिक इंडेक्स होगा वो LD50 डिवाइड बाई ED50। तो LD50 जो है वो है 400 और ED50 इज द 100। तो यहाँ पे हमारा थेरेपेटिक इंडेक्स आ गया है 4। Then drug concentration may be useful when there is an establishment relationship between the concentration and the response or toxicity, sensitivity, a sensitive and specific assay. Then an assay is relatively easy to perform, a narrow therapeutic range, a need to enhance response or prevent toxicity. So why measures drug concentration? Lack of therapeutic response, toxic effect evident, potential of non-compliance, then variability in relationship of dose and concentration, or therapeutic toxic action not easily quantified by the clinical endpoints. Then नेक्स्ट इज थेरेपेटिक रेंज वर्सेस टारगेट कंसंट्रेशन। तो जैसे अगर हम बोलते हैं थेरेपेटिक रेंज, तो अगर हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि ड्रग प्रेजेंट इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, तो अगर थेरेपेटिक रेंज को हम बढ़ाते हैं तो वो टॉक्सिसिटी इंक्रीज करता है, रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी, और अगर हम कम कर देते हैं तो वो अपना वो सब थेरेपेटिक लेवल में आ जाता है और वो ड्रग अपना थेरेपेटिक एक्शन शो नहीं करेगा। तो वो थेरेपेटिक रिस्पॉन्स जो है वो हमारा थेरेपेटिक विंडो के रेंज के बीच में ही हमारा होना चाहिए। तो हमारा थेरेपेटिक जो रिस्पॉन्स है दैट कैन बी एक्सपेक्टेड इन बिटवीन द रेंज, दैट इज थेरेपेटिक विंडो। अब आता है कि हम बोल रहे हैं कि थेरेपेटिक रेंज और एक बोल रहे हैं टारगेट कंसंट्रेशन। तो रेंज हम तब लेते हैं जब बात करते हैं किसी पॉपुलेशन की, हमें ये नहीं मालूम कि उस डोज को हमें देने के लिए हमें उसका कितना डोज रखना है, तो वो अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पर हमें करना है तो हम बात करते हैं रेंज की। लेकिन अगर एक पेशेंट है और वो पेशेंट उस पर्टिकुलर डिजीज उसको है, तो हम फिर वहां पे कंसंट्रेशन को, उसके एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को टारगेट कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन के लिए हम बात करते हैं थेरेपेटिक रेंज और पेशेंट के लिए बात करते हैं हम टारगेट कंसंट्रेशन। ठीक है, देन ये ग्राफ है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। तो रिस्पॉन्स टू सेम डोज और उधर है नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो द डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप इज अ फंडामेंटल एंड एसेंशियल कॉन्सेप्ट इन टॉक्सिकोलॉजी. It correlates exposure and the spectrum of induced effect. Generally, the higher the dose, the more severe the response. The dose response relationship is based on observed data from experimental animals, human clinicals और by cell studies. देखो आप इसमें यहाँ पे ना 3 रिस्पॉन्स हैं, एक है माइल्ड रिस्पॉन्स, एक है रिस्पॉन्स ऑफ द सेम डोज और लास्ट है सीवियर। यानी कि स्टार्टिंग में जो रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं उस पे मिनिमम इफेक्ट आता है और मेजोरिटी इंडिविजुअल्स पे इफेक्ट जो है वो एवरेज है, और लास्ट में जो है वो सेंसिटिव इंडिविजुअल हैं जहाँ पे मैक्सिमम इफेक्ट आता है। ठीक है, then factors that affect the plasma concentration and the toxicity. तो ये factors हैं जो biological system से related हैं. Number 1 is body weight and the size, age and sex, then genetics जिसको हम फार्माकोजेनेटिक्स में स्टडी करते हैं, then condition of health of the volunteer and placebo effect. Then ये है that related to the factors related to the condition of administration. तो number 1 is dose, formulation, dose of administration, फिर resulting from repeated administration of the drug, जैसे कि drug resistant, tachyphylaxis यानी कि drug tolerance या drug allergy.
देन ड्रग इंटरेक्शन में है केमिकल और फिजिकल इंटरेक्शन, गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, जीआई एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन बाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म में उसका स्टिमुलेशन हो रहा है कि इनहिबिशन हो रहा है, देन एक्सक्रीशन, देन रिसेप्टर्स, जो रिसेप्टर्स हैं दैट एक्ट एज अ पोटेंशिएशन और एंटागोनिज्म, then change in pH or electrolytes that are the drug interaction of the drug dose administration. तो अब ये हमने थोड़ा बायोफार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा है. अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन थोड़ा और वाइडली जो है ब्रॉडली हम तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, किन ड्रग्स का कहाँ पर होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, गुड डे, स्टे होम, बी सेफ. और अब थोड़ा हमारा ये लॉकडाउन और बढ़ गया है तो आप अपने स्टडीज पे और ध्यान दें. ओके, गुड डे.